जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी की जानदार शानदार क्लास में। आपको पता था हमारे बैच का नाम था ज्ञान बैच, जिसमें मैं आपको कराने वाली थी बायोलॉजी, है ना। आगे इसमें देखते हैं क्या क्या है। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास सर ने बता दी थी, मैथ्स की क्लास का टाइमिंग आपको बता दिया था, रीजनिंग आपकी क्लास आज भी चली थी, आपने देखी होगी। ठीक है, साइंस साइंस कराने वाली हूँ आपको मैं। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, आपको मैं कराने वाली हूँ यहाँ पे बायोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी बारे में, आगे देखेंगे आप। तो आपकी स्टैटिक क्लास की स्टैटिक जीके की क्लास आपकी शाम के टाइम होने वाली है, जो ललित तोमर सर कराएंगे 7 बजे, है ना। आगे देखते हैं, चलिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए इसको, पिनाका एकेडमी ऑफिशियल, है ना, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ इसकी मिल जाएंगी। आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं, आप एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हो, जब एग्जाम की बात कर रहे हो तो उसमें क्या है, आपका सिलेबस लिखा हुआ है। और सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में लिखा हुआ आया था आपका सामान्य विज्ञान, है ना। अब जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, आपके लिए सिलेबस में बोला गया सामान्य विज्ञान, तो उससे रिलेटेड क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि अगर सामान्य विज्ञान आने वाला है तो उसमें क्या आने वाला है। तो उसमें आपको मिलने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। यहाँ हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, जिसके बारे में मैं आपको बात करूंगी। ठीक है, ठीक, हाँ सही है। देखिए, बायोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको चैप्टर से लेके आ गई। चैप्टर क्या, टॉपिक लेके आ गई। जो आपके सिलेबस में मेन टॉपिक थे हमने उनको उठा लिया। जैसे कि आपका पहला चैप्टर होगा वर्गीकरण, जो मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपको सेल पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है ना। आपके बॉडी का पूरा पूछा जाता है ना कि अंग तंत्र बताइए, तो उसमें आपके सारे तंत्र आ जाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी हो गया, और लास्ट में है आपका नर्वस सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम भी इसी के साथ में मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेलवे भर भर के क्वेश्चन देता है यहाँ से, है ना। चलिए आगे देखिए, ह्यूमन डिसीज, इनसे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स, आपको सारे क्वेश्चन सब करा दिए जाएंगे। रोग प्रतिरक्षा, विटामिन, वैज्ञानिक नाम जितने भी सारे हो गए जो आपसे पूछे जाते हैं वो सारे आप करोगे। आगे जाके है गुणसूत्रों की संख्या, किस प्राणी में कितने गुणसूत्र होते हैं, है ना, क्वेश्चन बनते हैं ना इससे, यहाँ इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी कल्चर होते हैं, कृषि से रिलेटेड हो गया, बागवानी से हो गया, सारे कल्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे यहाँ पे। आगे है सेल ऑर्गेनेली। देखो, आप चैप्टर पढ़ोगे एक सेल, सेल के बारे में सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन उसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके जो अंग होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी। आगे है हार्मोन, चैप्टर है हार्मोन, ये करना है हमें। एंजाइम करना है, ग्रंथियां, सारी ग्रंथियां एक साथ पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और लास्ट है आपका फादर, किस, कौन सी टर्म किस फादर ने दी थी, किस व्यक्ति ने दी थी, उससे रिलेटेड जो सारी चीजें आएंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैविक वर्गीकरण। इसको समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ती है हमको। हम जैविक वर्गीकरण आप पढ़ने जा रहे हो, जैविक वर्गीकरण, जैविक मतलब बायो। अब यही बोलोगे कि मैडम बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो बायो का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यही तो हमें बताओ कि बायोलॉजी हम पढ़ेंगे किसमें, जानेंगे किसमें। तो देखिए, सिंपल सी एक भाषा है जो स्कूल टाइम से सीखते हुए आप आए हो, कि जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप सभी सजीवों का अध्ययन करते हो, सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको बायोलॉजी कहा जाता है ना। अब इसमें देखो दो चीजें आती हैं, बायो प्लस लॉजी। अगर मैं इसको, इसका थोड़ा सा सेम लूं, तो बायोस और लोगोस, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिनका मतलब होता है, बायो का मतलब होता है सभी सजीव, मतलब कि ऑल लिविंग्स। ठीक है, और दूसरा है आपका लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, अध्ययन करना। कहने का मतलब, अब जहां पे सभी जीवधारियों का, सभी लिविंग्स का, जो सारे लिविंग हैं, जो जीव हैं, उनका अध्ययन करोगे, उसको क्या कहा जाएगा? बायोलॉजी, है ना।
चलिए आगे आगे देखते हैं। बायोलॉजी शब्द के बारे में बात करें तो ये 1801 में हमारे साइंटिस्ट हुए थे बहुत बढ़िया वाले, लेमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया या बायोलॉजी शब्द को दिया। दूसरा, जब बात करते हैं बायोलॉजी के फादर या जीव विज्ञान के जनक, आप हिंदी में बोलोगे, दोनों में आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी, ये होते हैं एरिस्टोटल। इंग्लिश में लिखने में एरिस्टोटल आता है, लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं तो अरस्तु। इनको कहा जाता है जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बायोलॉजी जो शब्द दिया वो किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। और जो बायोलॉजी के जनक हैं या फादर है वो कौन है आपके? एरिस्टोटल, है ना। चलिए आगे आगे देखिए, जब हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, जब मैंने बोला था कि हम सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको बताया था उसमें आप फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आप बायोलॉजी पढ़ोगे। ठीक है, उसमें से हमने एक शाखा निकाल ली बायोलॉजी, जिसको आप मैंने बोला था मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, उसी में ही अब जीव विज्ञान की आगे की शाखाएं हम देखेंगे। बहुत सारी शाखाएं होती हैं, कुछ जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है वो मैं आपको लेके आ गई हूँ इसके सामने। तो देखिए, जैसे जीव विज्ञान की शाखाओं में मैं आपको कराने वाली हूँ जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का मतलब एनिमल, एनिमल जहां आ जाए, जंतु मतलब एनिमल, एनिमल में जहां आप जंतुओं का अध्ययन करो, मनुष्य का अध्ययन करो, वो क्या आएगा आपका? जंतु विज्ञान। उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे मतलब पादप, जहां आप पादपों का अध्ययन करोगे वो होगा आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान, जहां आप सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हो या रोगाणुओं, सूक्ष्म जीवों के बारे में, जैसे कि बैक्टीरिया। जब आप बैक्टीरिया का अध्ययन करते हो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपका सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट होता है हमारा अनुवांशिकी विज्ञान की, बहुत अच्छी शाखा है जीव विज्ञान की, जिसमें आप जीनों का अध्ययन करते हो, जिसमें आप वंशागति का अध्ययन करते हो, वो किसमें आता है? आपका अनुवांशिकी में। तो ये चीज याद रखनी है, जंतु विज्ञान जंतुओं का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान पादपों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, सूक्ष्म विज्ञान जहाँ बैक्टीरिया की बात हो, जीवाणु की बात हो, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी बात हो। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जहाँ पे आप जीनों के बारे में पढ़ो, वंशागति के बारे में पढ़ो, है ना, जेनेटिक्स। चलिए आगे देखिए, इन्हीं को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जंतु विज्ञान, जब आप पढ़ते हो बायोलॉजी तो दो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जिसने 9th 10th 11th 12th बायो से अगर की होगी तो उसको पता होगा, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जू, जू से याद रख लो, है ना। जू में क्या देखने जाते हो आप? जानवर देखने जाते हो, है ना, जंतुओं को देखने जाते हो। तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और जूलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को, है ना। अब पीछे आपने किया था कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? वो भी एरिस्टोटल थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जीवों के बारे में पढ़ा। अब जीवों में कौन आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। तो जंतु विज्ञान के पिता आपके कौन हो गए? एरिस्टोटल हो गए। इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, बहुत जरूरी है। कैसे बुक है इनकी? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, जिसके बारे में बताया इन्होंने एनिमल्स के बारे में, जिसमें इन्होंने बताया। तो मतलब कैसे याद रखोगे? ए से एरिस्टोटल, ए से बुक एनिमेलिया, एरिस्टोटल की बुक एनिमेलिया किसके बारे में थी? जंतुओं के बारे में थी। ठीक है, आगे लेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, जहां आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ो, तो किस में पढ़ोगे? उसे बॉटनी में पढ़ोगे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता की बात करें तो ये थे थियोफ्रेस्टस। थियो एक रूट वर्ड होता है, पता होगा आपको, ईश्वर के लिए होता है थियो, जो हर जगह विद्यमान हो। और पेड़ पौधे वनस्पति कहते हैं, आप जहां भी देखो चारों ओर पेड़ पौधे दिखाई दें आपको, है ना, देने चाहिए, होने चाहिए। तो थियोफ्रेस्टिस, जहां चारों ओर जो चीज आपके प्रेजेंट है, तो थियो है मतलब हर जगह प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? वनस्पति, पेड़ पौधे, तो उसको क्या कहोगे आप? बॉटनी कह दोगे। याद करने का थोड़ा सा तरीका ले लेते हैं बस इसको ऐसे ही। उसके बाद इनकी बुक की बात करें तो इनकी बुक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, जहां प्लांट के बारे में आपको बताया जा रहा है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखो, आपने पढ़ा तो सूक्ष्म विज्ञान, जिसको बोला था माइक्रोबायोलॉजी। किसके बारे में बात कर रहे थे इसमें? हम जीवाणुओं के बारे में बात कर रहे थे, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके पिता कौन है? इसके पिता है ल्यूवेनहॉक। आपसे पूछे सूक्ष्म विज्ञान के पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, है ना। तो इसलिए इनको हम सूक्ष्म विज्ञान में किसको पढ़ रहे थे? बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो इसीलिए इनको सूक्ष्म विज्ञान का फादर बोल दिया गया, पिता बोल दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स। इसमें आप वंशागति के बारे में पढ़ते हो, जीनों के बारे में पढ़ते हो, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी संतान कैसे बननी है उसके बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है आपको? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। इनके पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था?
एक मटर का पौधा था, उस पर 7 वर्ष तक इन्होंने प्रयोग किए थे, जब जाके इन्होंने वंशागति के नियमों को बताया था, वंशागति के सिद्धांत या लक्षण इन्होंने दिए थे कि इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, आगे चलिए, ये आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं, आगे देखते हैं। आगे है सजीवों के गुण। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले सजीव पता होने चाहिए। सजीव किसको कहेंगे? 2 टर्म होती हैं, सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव वह वस्तु जिसमें प्राण है। किसको कहोगे आप? मैं खड़ी हूं आपके सामने, मतलब कि मैं सजीव हूं। ठीक है, अब मेरे हाथ में पेन है, क्या ये सजीव है? सांस ले सकता है? बहुत सारे कैरेक्टर हैं, नहीं होंगे, है ना। मेरे सामने पोडियम है, मेरे सामने पेन है, पंखा है, कोई भी चीज है, क्या वो ऐसी हरकतें करती है जो मैं करती हूँ? मैं बैठी हूँ कहीं पे, उठ के मैं चल दी, क्या कोई निर्जीव वस्तु ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। तो बस यही डिफरेंस देखना है कि जब हम निर्जीव की बात करते हैं तो कहाँ करते हैं? जब आप पढ़ते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री, जब आप बात करते हो एटम की। कहने का मतलब मैडम, जब आप बात करोगे सजीव की तो उसमें हम किसको पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे सेल को। अब मैं आपको बताऊंगी पूरा सेल के लिए कि सेल होने का मतलब आपकी बॉडी में क्या है। ठीक है, सजीवों के गुण की बात करते हैं कि अगर हम किसी सजीव की बात कर रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जहां हम सारे सजीवों की बात करेंगे, तो सजीव कहते किसको हैं? सजीव होना किसको चाहिए? सबसे पहली बात ये होगी, तो उसके कैरेक्टर देखिए, मैं कुछ कैरेक्टर लेके आई हूँ जो सजीवों में होने जरूरी हैं। जैसे कि पहला हो गया कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सजीव है उसकी बॉडी को बनने के लिए कोशिका होनी चाहिए। अब कोशिका किसको कहोगे? देखिए, समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बॉडी है, एक पूरी बॉडी है, उसको बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होगी, जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर होगी। कहने का मतलब, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं जब मेरी पहली सेल बनी होगी, मेरी जब मेरे बनने के प्रोसेस में जब मेरी सबसे छोटी स्ट्रक्चर बनी होगी, तो वो क्या होगी? उसी को बोला जाता है जाइगोट। हिंदी में अगर इसको देखोगे आप बोल दोगे युग्मनज। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको युग्मनज। क्या होता है ये? सबसे छोटी, आप बोलोगे सेल किसको बोलते हैं? किसी भी जीवित की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं सेल, है ना। तो किसी भी लिविंग को बनने के लिए जो सबसे पहली स्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो होती है जाइगोट। और ये कैसी होती है? एक कोश की है। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर, जिसमें एक सेल है, तो जाइगोट। अब क्या होता है, जो हमारी सेल होती है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका सबसे अच्छा एक गुण होता है कि वो अपने आप को विभाजित कर लेती है, अपने आप को बांटने का काम करती है। कैसे करती है? ये एक मैंने बोला ये एक सबसे छोटी स्ट्रक्चर हमारी पहली यूनिट हो गई। उसमें क्या हुआ था, इसमें क्या होगा, कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे, इसका डिवीजन हो जाएगा, ये टूट जाएगी और अपने जैसी बहुत सारी अलग अलग सेल्स बना लेगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 अपनी सेल्स बनाती चली जाएगी। जब ये बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये बनेगा ग्रुप ऑफ सेल्स। और जब बायोलॉजी में हम आगे जाके बहुत सारी सेलों को एक साथ मिला लेंगे तो वो बनाती हैं क्या? टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स एक साथ जाके टिश्यू बनाती हैं, अब टिश्यू का आगे थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है। जब बहुत सारे टिश्यू, एक जैसे काम करने वाले टिश्यू मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन, है ना। मैंने क्या बोला? जब सेल्स का ग्रुप मिला तो क्या बनाया उसने? टिश्यू बनाया। सेल्स का ग्रुप मिला तो क्या बनाया? टिश्यू बनाया। और मैंने बोला जब बहुत सारे टिश्यू, एक जैसे काम करने वाले टिश्यू को हमने मिला दिया तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने एक ऑर्गन बनाया। और जब एक जैसे ऑर्गन, जैसे आप बात करते हो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो अंग आपके यूज हो रहे हैं डाइजेशन को करने में, वो सारे एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, है ना। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, है ना, ये सारे एक साथ सिस्टम मिल जाते हैं तो कहाँ मिलते हैं सारे सिस्टम? एक लिविंग बॉडी के अंदर। आपकी पूरी बॉडी बन जाती है ना, तो ये सारे सिस्टम कहाँ मिलते हैं आपको?
एक लिविंग बॉडी को। कहने का मतलब है कि किसी एक लिविंग बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज किसकी जरूरत पड़ी हमको? एक सेल की। तो इसीलिए तो मैंने बोला था ये सबसे पहली यूनिट है, सबसे इकाई है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर इकाई की बात करेंगे तो वो क्या होगी? वो सेल होगी। उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये समझाने के लिए था, बाकी आगे आप जब सेल करोगे तो आपको सारा करा दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ लिविंग होना चाहिए तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसके अंदर सेल होनी चाहिए। ठीक है, कोशिका क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। ठीक है, सेल की बात करते हैं तो सेल दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। नाम में ही होता है, जो एक वर्ड होता है कैरियोट, कैरियोट, कैरियोटिक्स। अगर इसकी बात करें, इसका मतलब होता है केंद्र, केंद्रक, किसी भी सेल का केंद्रक। ये मैंने फोटो लगा दिए हैं। किसी आप सेल की बात करोगे तो देखो, जैसे ये है पूरी एनिमल सेल, इसमें बात करोगे आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर क्या है? केंद्रक है। इस सेल के अंदर अपना केंद्रक है, लेकिन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। इसमें दिखाई दे रहा है, बस यही डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, पुरानी, प्राचीन, है ना। ऐसी सेल जो पुरानी सेल है, प्राचीन सेल है, इसमें क्या है? कैरियोट, जिसका जो केंद्रक है उसके बाहर जो झिल्ली है वो पूरी तरीके से बनी हुई नहीं है, बनी हुई भी है तो शायद टूटी हुई है। ये हमें ये चीज क्लियर नहीं हो पाई, तो वो कौन सी सेल हो गई? प्रोकैरियोटिक सेल, जो हमें क्लियर नहीं हो पाई। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनली होते हैं, आप सेल पढ़ोगे वहां पे पता लग जाएगा। तो इसके अंदर अगर ऑर्गेनली हैं तो कौन सी सेल होगी? ये यूकैरियोटिक होगी। अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक में लेंगे। मतलब ऐसी सेल जिसका जो कैरियोट होता है, जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो हमें क्लियरली डिफाइन नहीं होता, वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक, प्राचीन, प्रीमिटिव, है ना। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यू का मतलब होता है मैच्योर, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस मैच्योर हो, है ना, उसका आवरण अच्छे से बना हुआ, उसकी झिल्ली, उसके अंदर जो पदार्थ भरे हुए हैं वो अच्छे से बने हुए हैं, तो वो कौन सी सेल होगी? आपकी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। है, किसी भी सजीव के अंदर सेल होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि उसके अंदर उपापचय की क्रिया होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं? आपके जीवन में सारी क्रियाएं, आपके शरीर के अंदर जितनी भी जीवन में सारी क्रियाएं होंगी, सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक क्रियाएं, जितनी भी जैविक और रासायनिक क्रियाएं आपके जीवन में होंगी आपके शरीर के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा? आपका मेटाबॉलिज्म बोला जाएगा। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। जब बात करते हैं एनाबॉलिज्म, हिंदी में देख लीजिएगा उपचयन, अपचयन, थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजन होगी, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। जब हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म, उपचयन की, तो इसमें मतलब क्या होता है? संश्लेषण होना, निर्माण होना। कहने का मतलब जो आप खाना खाते हो, है ना, खाना खाते हो, जो उसका डाइजेशन होता है तो किस रूप में होता है? सबसे पहले निर्माण होना। छोटी छोटी सेल्स हैं, ऐसे मान लो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा एमिनो एसिड पड़ा है। अब इस एमिनो एसिड को मिला के, जो बहुत सारे इसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, इसको मिलाने के बाद एक प्रोटीन आपकी बॉडी में बन जाता है। कहने का मतलब आपकी बॉडी में जो सरल कॉम्प्लेक्स है, जो सरल पदार्थ हैं, आपकी बॉडी में सरल पदार्थ हैं, उनको जोड़ने के बाद एक जटिल पदार्थ आपकी बॉडी में बन जाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए, उसमें क्या होगा? एनाबॉलिज्म, है ना। जैसे मैंने बोला अभी एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड क्या होगा? बहुत सारे छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलेंगे और एक प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। तो ये किस प्रोसेस में आता है? ये आता है आपका एनाबॉलिज्म में। आपकी बॉडी में विटामिन डी बनता है। कौन कौन मानता है कि विटामिन डी हमें सन से मिलता है? कमेंट करके बताना जरूर बाद में, ठीक है। विटामिन डी हमें सन से नहीं मिलता। हमारे बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सन से आने वाली लाइट से बॉडी के अंदर ही विटामिन डी को बनाती हैं।
तो क्या हो गया, आपके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स, ऐसी चीज़ें थी जिसने लाइट को पकड़ा और अपना काम किया। तो छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा आपको विटामिन डी बना के दे दिया। तो ये काम किसका हुआ, ये प्रोसेस हुआ एनाबॉलिज्म का। उसी के बाद बात करते हैं हम कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म सबसे आसान है, किसी बड़े पदार्थ का छोटे छोटे अवयवों में टूटना। आप खाना खाते हो, खाना जो खाते हो वो क्या खाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हो, बड़ा खाते हो। प्रोसेस क्या होता है, आपने खाने को खाया, उसका पाचन हुआ है ना, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। वही प्रोसेस जब आपने खाने को खाया, किसी बड़े मॉलिक्यूल को आपने बॉडी के अंदर लिया और उसमें से आपको जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको आपने बॉडी को जो जिसकी ज़रूरत थी उसको ले लिया और जो ज़रूरत नहीं थी उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। तो ये प्रोसेस कि बड़े पदार्थ को छोटे छोटे अवयवों में तोड़ना, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए। मतलब कोई सजीव है तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर सेल होनी चाहिए, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होना चाहिए। अगला है कि कोई भी सजीव है उसके अंदर श्वसन होना चाहिए, ज़रूरी है ना। श्वसन होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं और उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी कौन सी है, ऑक्सीजन। तो वही प्रोसेस के वातावरण में जितनी भी गैसें हैं उनको अंदर ले लेना और जो आवश्यक है उससे अपना कार्य चला लेना, बाकी को बाहर छोड़ देना। ये किसका काम है, ये सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये करते हैं। प्लांट भी तो करते हैं। अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो प्लांट को क्या देते हो, CO2 देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देते हो। प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है उत्सर्जन। हर लिविंग बॉडी में जो एक्सक्रेशन का प्रोसेस है वो होता ही होता है ना। आप जब खाना खाते हो उसमें से जो आपके लिए गुड अच्छी चीज़ें होती हैं वो आप अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हो, और जो कंपाउंड या टॉक्सिक मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी में ज़रूरी नहीं है उसको एक्सक्रेशन वाले प्रोसेस से आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला है रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग है उसमें रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो दो तरीके से होता है, एक को कह देते हो आप लैंगिक, लैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अनुकूलन, एडेप्टेशन या सेंसिटिविटी। कोई भी लिविंग है उसकी बॉडी में सेंसिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। माना जाता है कि ये इसका सबसे अच्छा गुण है। आप गर्मी में बैठे हुए हो तो आपको गर्मी लगेगी, आप सर्दी वाले एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हो तो आपको सर्दी लगेगी। तो मतलब आप सेंसिटिव हो ना। आग आग पे अगर आपका हाथ चला गया तो आप उसको पीछे हटाओगे, पीछे हटाओगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप सेंसिटिव हो उस चीज़ को लेके। प्लांटों में भी ये चीज़ होती है, अगर ज़्यादा धूप पड़ रही है तो कहते हैं ना प्लांट पौधा जल गया, तो ये किसके लिए होता है, ये प्लांटों में सेंसिटिविटी होती है ना। ज़्यादा उसको पानी दे दिया तो प्लांट सूख जाता है, ये उसकी सेंसिटिविटी होती है। तो ये किसी भी लिविंग में होना बहुत ज़रूरी है। अगला होता है वृद्धि। आप चाहे प्लांट की बात करो, चाहे एनिमल की बात करो, अपनी बात करो, सभी में ग्रोथ होती है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे देखो, आगे जीवन चक्र, लिविंग साइकिल। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी एक निश्चित, उसका निश्चित जीवन चक्र होगा। कैसे होगा, देखिए हमने बात की थी सेल की, कि सेल होती है। सेल होने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एक जाइगोट बनेगा, जो पहली सेल होती है। प्रोसेस होगा आगे, क्या बनेगा, एक फीटस बनेगा, जिसकी आप बात करते हो, जिसको आप भ्रूण बोलते हो, है ना, जिसको भ्रूण बोला जाता है। भ्रूण बनेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक बच्चा बनेगा, चाइल्ड। चाइल्ड के बाद क्या होगा, आपकी अडल्ट एज भी आएगी, आपकी ओल्ड एज भी आएगी, और लास्ट में क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। ये हर लिविंग के लिए है कि कोई अगर सेल बनी है, उससे बन के एक बॉडी बनी है पूरी, तो लास्ट में उसका खत्म होना निश्चित है। तो ये हर जो आप कहते हो ना सजीव, हर एक सजीव का गुण होता है कि जब वो बना, मेल फीमेल, इनके इंटीमेशन से जब एक जाइगोट बना, मैंने जाइगोट की बात की थी, जब एक जाइगोट बना तो उसमें फीटस बना, भ्रूण जिसको बोलते हो आप, भ्रूण अवस्था। उसके बाद बच्चा चाइल्ड बना, आपकी अडल्ट एज आई और ओल्ड एज आई, और लास्ट में जाके क्या हुआ, आपकी डेथ हो गई। तो ये हो गए हमारे सारे जो सजीव होते हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। आगे देखिए,
अगर आप सजीवों का वर्गीकरण करने की बात करोगे कि सजीवों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम, तो इसके लिए कुछ टर्म है। पहले ये देखो, हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे बहुत बढ़िया वाले, कार्ल लीनियस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सजीवों को बांटा था। बांटा कैसे था, इसीलिए इनको वर्गीकरण का पिता कहते हैं कि इन्होंने जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया था, सजीवों का वर्गीकरण किया था, है ना। कैसे, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, प्लांटी मैंने आपको बताया था जहाँ पेड़ पौधे पढ़ोगे। किंगडम एनिमल या एनिमेलिया, जहाँ आप जंतुओं के बारे में पढ़ोगे। तो एक साइंटिस्ट थे कौन, हमारे कार्ल लिनियस, जिन्होंने बताया क्या कि हम जब जीवों को पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ लेते हैं, एक तो पौधों को और एक जंतुओं को। ठीक है, इन्होंने ही दी थी द्विनाम पद्धति, जिसको आप बोलते हो बाइनोमल नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीवधारी को उठाया, उठाने के बाद इन्होंने बोला कि हम इनके दो नाम रखेंगे। कैसे, इनका जो पहला नाम होगा वो इनका जेनेटिक नेम होगा, ठीक है, जो इनको जेनेटिक्स मिला हुआ है, और जो दूसरा नाम होगा ये किस जाति के हैं जो उसको प्रदर्शित करेगा। सुना होगा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या है, मानव का वैज्ञानिक नेम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका स्टार्टिंग वाला वर्ड है होमो, क्या है, ये जेनेटिक नेम है। हमारा जेनेटिक नेम क्या है, होमो, और हमारा पूछे कि स्पीशीज या जातिगत नाम क्या है, सैपियंस। ऐसे ही मेंढक का पढ़ा होगा आपने, राना टिग्रीना। ये स्कूल टाइम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रही हूँ इनके माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉलिनियस ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो जगत बना दिए थे कि हम प्लांटों को पढ़ेंगे, हम एनिमल्स को पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उन्होंने एक साथ रख दिया था, कुछ एक कोशिका वाले, कुछ दो कोशिका वाले या बहुकोशिका वाले, उनको एक साथ रख दिया। स्वयपोषी परपोषी, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो खुद नहीं बना पाते हैं, उनको एक साथ रख दिया, है ना। बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस थे जिनको उन्होंने उठा के एक साथ रख दिया, जिसको थोड़ा सा अलग किया कि इन्होंने, जो एक साइंटिस्ट आए थे हमारे हैकल, इन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, पादप जगत को ऐसे ही रखा, जंतु जगत को ऐसे ही रखा, एक और अलग से जगत बना दिया, क्या नाम दिया उसको, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे कोपलैंड, इन्होंने क्या किया, पादप जगत को भी सेम रखा, जंतु जगत को भी सेम रखा, प्रोटिस्टा को भी सेम रखा। इन्होंने भी आके एक नया नाम जोड़ दिया जिसको हमें पढ़ना पड़ रहा है आज, मोनेरा जगत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वीटेकर। इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपसे पेपर में मेनली पूछा जाता है। ये वाला क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। क्यों था ये देख लेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या किया, इन्होंने मोनेरा को रखा, प्रोटिस्टा को रखा, फंजाई एक नया जगत ये लेके आए, ठीक है, प्लांट्स को रखा और एनिमल्स को रखा। ठीक है, तो हैकल ने क्या किया था, हैकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने दिया आपको 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक साइंटिस्ट हुए वी टेकर, RH वी टेकर जिनको बोला जाता है, इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखने वाली चीज है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, तो अब वो पांचों किंगडम होते कौन कौन से हैं हमें पहले ये पढ़ने पड़ेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं हम, तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, और कौन से थे दो आप बताओगे, प्लांटे और एनिमेलिया। तो सबसे पहले देखते हैं मोनेरा जगत को। जब किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो देखो एक टर्म लिखी हुई है, इनका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से होता है। प्रोकैरियोटिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सेल के बारे में बताया था तो प्रोकैरियोटिक शब्द बताया था। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, पुराना, क्या, उनका केंद्रक, पुराना केंद्रक जिसमें मिलेगा वो कौन से होंगे, प्रोकैरियोटिक। कहने का मतलब मोनेरा में ऐसे जगत, ऐसे प्राणी आ गए थे इसमें कि इनका जो केंद्रक था वो डिफाइन नहीं था, इनके सेल के अंदर की चीजें डिफाइन नहीं थी, क्या क्या है सेल के अंदर। ठीक है, कोशिका अंग अनुपस्थित, जब हमने बोल दिया कि ये प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर केंद्रक ही अनुपस्थित है, केंद्रक का ही अता पता ना है, तो क्या होगा, कोशिका अंग भी इसमें अनुपस्थित होंगे। उसके बाद एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका है, सारा जीवन एक कोशिका के अंदर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वपोषी होते हैं, मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं। विषमपोषी होते हैं, अपना खाना दूसरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। मृतजीवी और परजीवी, जो मरे हुए सड़े हुए पदार्थ होते हैं उनसे भी अपना खाना प्राप्त कर लेते हैं। अगला है, इसी का एग्जाम्पल है जीवाणु, जिसकी मैं पहले से बात कर रही थी। किसने खोज की थी जीवाणु की, बताओगे आप। जीवाणु, जिसको नील हरित शैवाल बोला जाता है,
या साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। ये किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। और साथ में माइकोप्लाज्म। आगे जाके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि जीव जगत की जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन है, तो उसको बोला जाता है माइकोप्लाज्म। आगे जब क्वेश्चंस करोगे या आगे देखोगे उसमें मिल जाएगा आपको। तो मोनोरा में आपने क्या देख लिया? प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर कोशिकांग सेल ऑर्गेनेली नहीं होते, एक कोशिका होती हैं, एक कोशिका के अंदर पूरा जीवन खत्म हो जाता है, अपने आप अपना खाना बना सकते हैं, दूसरों से प्राप्त कर सकते हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आते कौन है इसमें? बैक्टीरिया आते हैं। देखो जैसे इसमें आर्किया आ गया आपका, बैक्टीरिया आ गया आपका, ये क्या है ये पता नहीं, छोड़ो चलो यहाँ तक देख लो। आगे देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत की बात करते हैं। मोनेरा आपका कंप्लीट हो गया, प्रोटिस्टा में बात करो। यूकैरियोटिक, वहां आपने क्या पढ़े थे? प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव केंद्रक वाले, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले। यहाँ आपने पढ़े यू मतलब जिनका केंद्रक मैच्योर है, जिनके अंदर केंद्रक है, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन संरचना में कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, एक ही कोशिका होती है। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चलने के लिए जब मैं देखो आपको पैरामीशियम को अगर आप देखोगे तो पैरामीशियम जो होता है उसमें से ऐसे धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई होती हैं, इनको बोलते हैं सीलिया और फ्लैजेला। जब इनको चलने के लिए पानी में ज़रूरत पड़ती है तो किसकी? सीलिया और फ्लैजेला का ये यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, इसमें डाइटम्स आते हैं, आप में इसमें प्रोटोजो आता है, यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है, क्लोरेला आता है और अमीबा आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इनके डायग्राम देख सकते हो। आगे देखो, आगे बात करते हैं कवक की, फंजाई की। ठीक है, फंजाई कैसा है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक बिल्कुल इसके जैसा है ना, यूकैरियोटिक भी है और बहुकोशिकीय, लेकिन देखो डिफरेंस है। इसमें क्या है? इसमें एक ही कोशिका है, और इसमें कैसी है? इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, है ना, इसमें बहुत सारी कोशिका हो गई। तो बहुकोशीय बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि इनका केंद्रक अच्छा खासा बना हुआ होता है। आगे बात करते हैं विषमपोषी की। ये सेपेरोफाइटिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, दूसरों से अपना खाना प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोशिका भित्ति। इनकी जो ऊपर की जो सेल, इनकी जो कोशिका होती है उसके सबसे बाहर जो आवरण बना हुआ होता है वो किसका होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें यीस्ट है, पेनिसिलियम है, मशरूम है। ये सारे किस में आते हैं? देखा होगा ना, जिसको बोलते हैं सांप की छतरी। एक ऐसे करके स्ट्रक्चर देखो यहाँ बनी हुई है अच्छी खासी, सांप की छतरी जिसको बोल देते हैं, वो किस में आता है? वो फंजाई में आता है आपका, है ना, याद करने के लिए अच्छा खासा ऐसे ही। आगे देखो, कौन कौन से पढ़ लिया आपने? मोनेरा पढ़ लिया आपने, प्रोटिस्टा पढ़ लिया आपने, फंजाई पढ़ लिया आपने। दो किंगडम अभी आपके पास बचे हुए हैं, कौन कौन से? एक तो प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम अगर आप देखते हो तो क्या प्लांट के बारे में कहाँ पढ़ते हो आप? बॉटनी, विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जहाँ पे पेड़ पौधों का, वनस्पति का अध्ययन आप करते हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बॉटनी। बॉटनी के बारे में या वनस्पति विज्ञान के बारे में अपनी बुक में थियोफ्रेस्टस ने बताया। क्या बताया? कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, प्लांट देखने में कैसा लगता है, उसकी आकारिकी कैसी होती है। किसने बताया इसके बारे में? तो साइंटिस्ट हुए थियोफ्रेस्टस। इनके नाम याद रख के चलना आप, ठीक है। अगर बात करते हैं पादप जगत को ही, आगे देख लो। पादप जगत जो होता है इसमें प्लांट्स को दो तरीके से रख लिया जाता है। एक होते हैं क्रिप्टोगैमी, एक होते हैं फेनेरोगैमी। जो क्रिप्टोगैमी होते हैं, हिंदी में इनको बोला जाता है अपुष्पोद्भिद, और इनको बोला जाता है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद नाम से ही क्लियर हो रहा है, अपुष्प मतलब पुष्प नहीं है। जिसमें पुष्प नहीं है वो किस में आएंगे? आपके क्रिप्टोगैमी में। और जिसमें पुष्प है, पुष्पोद्भिद, जिसमें पुष्प उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेनेरोगैमी। अब देखो, अब जिसमें पुष्प नहीं होता या अपुष्पोद्भिद हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? इनको आगे जाके हमने बांटा। थैलोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं और टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक है, और जिनके अंदर पुष्प उपस्थित है या जो फेनोरोगैमी है, पुष्पोद्भिद हैं, कौन कौन से हैं? नग्न बीजी आते हैं इसमें, आवृत बीजी आते हैं इसमें। नग्न बीजी नाम से क्लियर हो रहा है, नग्न बीजी, जिनका बीज नग्न है, जिनके बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, क्या बोलेंगे उनको? नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म। आवृत बीजी, आवृत मतलब ढका हुआ, जिनका बीज जो है कवर हुआ है, वो किस में आएगा? वो आएगा आपका एंजियोस्पर्म में। देखिए, अब जैसे आम की गुठली आपने देखी होगी, कैसी होती है? जब उसको तोड़ोगे अंदर से उसका बीज निकालोगे तो कैसा होगा? उसको जब बीच में से काटोगे दो हिस्सों में हो जाएगा। मटर का देख लो, मटर का बीज होता है, उसको तोड़ते हो तो दो हिस्सों में हो जाता है। जहां वो दो हिस्सों में हो जाए वो द्विबीजपत्री। और ऐसा याद रख के चलना, बस ये याद रखने के लिए मैंने लगवा दिया इसको, ठीक है।
आगे देखते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम जब आपने देखा था तो इसमें आपने दो तरीके के देखे थे, जो अपुष्पोद्भिद हैं उसको देखिए। सबसे पहले इसमें कौन से होंगे, थैलोफाइटा होंगे आपके, ब्रायोफाइटा होंगे आपके, टेरिडोफाइट होंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले आते हैं आपके थैलोफाइटा। थैलोफाइटा कौन होते हैं, थैलो से याद रखो, थैलस, थैले जैसा, जिनकी स्ट्रक्चर थैले जैसी दिखाई दे। मतलब कहने का मतलब है जिसमें ना जड़ पता लगे, ना तना पता लगे, ना पत्ती पता लगे, जिसमें कुछ भी पता ना लगे, थैले जैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस वो किस में आएगा, वो आएगा आपका थैलोफाइटा में। जलीय पादप हैं, पानी में पड़े रहते हैं, इनमें ना बीज होता है ना फूल। बीज नहीं होता, ये तो आपको क्लियर है कि आपने वहां पढ़ लिया था। इसको क्या पढ़ लिया था, ये अपुष्पोद्भिद में आते हैं जिसमें बीज नहीं होता, पुष्प नहीं होता। संवहन तंत्र वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। जब हमने बोला कि थैले के जैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं तो इनमें संवहन सिस्टम का पता नहीं लगता है, नहीं है, तो इनमें सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसी के अंदर आता है आपका एल्गी, शैवाल, जो ग्रीन कलर में होता है ना, ये खाने के काम में भी आता है। ये क्या करता है, ये स्वयपोषी होता है, अपना खाना खुद बना लेता है ना। तो इसके अंदर कौन आता है, शैवाल आता है। शैवाल की जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। कहीं आप शैवाल को पढ़ोगे तो क्या बोला जाएगा, फाइकोलॉजी। देखिए इसी के साथ एक शब्द आया लाइकेन, लिचेन, हिंदी में इसको बोलते हैं लाइकेन। ये क्या करते हैं, इनका एक अलग से गुण है, इनका अलग से गुण क्या है, ये क्या करते हैं, ये सहजीविता, एक शब्द आपने सुना होगा, सहजीविता। सहजीविता की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि इनमें शैवाल, शैवाल कैसा होता है, ग्रीन कलर का, अपना खाना खुद बनाने के लिए तैयार होता है। और क्या करते हैं, कवक के साथ और शैवाल के साथ मिलते हैं और सहजीविता करते हैं और अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो जहां ऐसा हो कि ऐसा प्रोसेस हो कि दोनों चीजों को फायदा हो रहा हो, दोनों चीजों का फायदा हो रहा हो, वहां क्या होगा, वहां एक शब्द यूज होगा, सहजीविता। देखो कवक को भी अपना खाना मिल रहा है और क्या शैवाल को भी अपना खाना मिल रहा है। तो ये दोनों कवक और शैवाल को मिलाने के लिए कौन काम करता है, लाइकेन। तो लाइकेन को क्या कहते हैं, ये सहजीविता करता है। ठीक है, ये थोड़ा याद करने वाला पॉइंट हो गया आपका। चलिए थैलोफाइट आपका कंप्लीट हो गया। इसमें देख लेना, एग्जांपल देख लेना, स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, अल्वा है, कारा है, ये सारे एग्जांपल किस में आते हैं, आपके थैलोफाइटा में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। इनको बोला जाता है पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन। क्यों, क्योंकि ये जमीन पे भी रह सकते हैं, ये पानी पे भी रह सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आपका बनता है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें वेस्कुलर सिस्टम अनुपस्थित होता है। किसके जैसा हो गया, मतलब कि थैलोफाइटा के जैसा हो गया। उसमें भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, संवहन तंत्र नहीं था। वेस्कुलर सिस्टम से दो शब्द याद रखिएगा, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम एक्स, अगर हिंदी में इसको देखोगे तो जाइलम जय। तो पौधों में जो जल को ले जाने का काम करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। पी से याद कर लो, फूड, जो पौधों में फूड को ले जाने का काम करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ना तो इसके अंदर जाइलम है ना फ्लोएम है। इसने बोला ना इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, नहीं है तो क्या मतलब हुआ, ना इसके अंदर जाइलम है ना इसके अंदर फ्लोएम है। ठीक है, और देखिए, ठीक है, आगे देखिए। आगे ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक शब्द होता है स्वयपोषी, स्वयपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, कौन, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद प्रजनन, बात करें रिप्रोडक्शन की, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होगा, जिसमें मेल और फीमेल मिलने के बाद, मेल और फीमेल मिलने के बाद गैमेट्स बनाएंगे, है ना, गैमेट्स बनाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस कौन सा होता है, ये होता है आपका लैंगिक जनन या सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है कि अलैंगिक वाला होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आप ये मान लो ये प्लांट है, इसकी ये वाली ब्रांच यहाँ से टूटकर कहीं ज़मीन पर गिर गई और इसके जैसा एक और पौधा बन के तैयार हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, है ना, एक और पौधा नया इसके जैसा ही बन के तैयार हो गया, तो ये होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जहाँ मेल और फीमेल दोनों काम करें, और इसमें जहाँ उसकी कोई ब्रांच से, कोई पेड़ की शाखा से, है ना, इसकी जड़ से कोई नया पौधा बनने का प्रोसेस हो, तो वो क्या होता है आपका, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसमें संवहन तंत्र उपस्थित होता है। पहले हमने बात की थी दोनों में वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, दोनों में जाइलम फ्लोएम नहीं थे, लेकिन इसमें संवहन तंत्र उपस्थित होता है। जैसे कि फन क्या है, एक सजावटी पौधा है, इसमें मोस्टली सारे सजावटी पौधे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं इसमें आपके जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा हो गए, थैलोफाइटा हो गए। दो बचे थे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर पीछे वाला चार्ट थोड़ा सा याद करोगे तो क्या था उसमें, कौन से थे, आवृत बीजी, आवृत बीजी भी नहीं, गलत बोल दिया मैंने थोड़ा सा, जो थे आपके पुष्पोद्भिद, जिनके अंदर पुष्प थे, बीज थे। तो ये दो तरीके के होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म जिसके बीज के ऊपर कवरिंग, क्या, बीज के ऊपर कवरिंग ना हो, जिसका फ्रूट जो है बीज के बाहर हो। ठीक है, एंजियोस्पर्म जिसके जो फल है उसके फल क्या है, बीज के अंदर बंद हो, है ना, जिसके बीज के ऊपर कवरिंग हो। तो अगर बात करोगे जिम्नोस्पर्म की, तो आवृत बीजी की, तो इसकी स्टडी को बोला जाता है जिम्नोलॉजी। जिम्नोस्पर्म की स्टडी जिम्नोलॉजी। अगर फादर पूछ लेता है तो इसके फादर याद रखोगे आप, चैम्बरलिन। जिम्नोलॉजी का बीज जो है उसके फ्रूट के बाहर होता है। ऐसे ही यही चीज पाइनएप्पल में होती है, एग्जाम्पल देख लो, और साइकस होता है, पाइनस होता है, जिंको होता है, सिड्रस होता है, आपका सिकोया होता है। ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, उसी के बाद आगे देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब उपस्थित होते हैं। क्या बोला है इसमें, रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। फ्लावर फ्रूट उसी उसके अंदर भी होते हैं, है ना, क्योंकि किस में आ रखे हैं, पुष्पोद्भिद में आ रखे हैं। बीज फलों के अंदर बंद है, यहाँ क्या था, बीज फल के बाहर था, लेकिन यहाँ क्या है, बीज फल के अंदर है। डाइकोट द्विबीजपत्री होते हैं, मोनोकॉट एक बीजपत्री होते हैं। मैंने आपको बताया था डाइकोट कौन से वाले होंगे, जिसको आप देखोगे जिसका जो बीज होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होगा। मटर के बीज को देख लो, है ना, मटर का बीज देख लो, जैसे कि इसमें आम आ गया, चना वही मटर चना बोला मैंने आपको, मूंगफली, मूंगफली देखो जब उसका बीज आप निकालते हो तो दो भागों में बट जाता है ना, तो वो किस में आएगा, डाइकोट में, द्विबीजपत्री में। बादाम है, काजू है, ये सारे क्या होते हैं, ये डाइकोट होते हैं। इसी में बात करते हैं मोनोकोट की, तो इसमें जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, किशमिश हो गया। देखा है इसको कभी अपने आप ये टूट जाता है, ये कैसा होता है, ये मोनोकोट होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेना आप इसके, जैसे ट्यूलिप्स हो गए, इसमें रोज हो गए, बबल बोनेट्स हो गए, ये सारे इसी में ही आते हैं। यहाँ तक आपका क्या था, प्लांट किंगडम, है ना। मैं अगर वापस से एक बार अगर जाऊं तो देखते हैं, देखो हम्म प्लांट किंगडम आपको पढ़ाया था मैंने, इसमें मैंने आपको थैलोफाइटा बता दिए, ब्रायोफाइटा बता दिए, टेरिडोफाइटा बता दिए। ठीक है, इसी में आपका फेनोरोगैमेट जो था उसमें आपके जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, उसके दोनों तरीके हो गए। यहाँ आपको शैवाल के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पादप किंगडम जो जो था, पादप जगत, वो सारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आया आपका एनिमल किंगडम। इसमें मैंने बताया था एनिमल दो तरीके के होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है या जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो अब सबसे पहले उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, ठीक है। देखो थोड़े से नाम इनके थोड़े से पढ़ने में थोड़े दिक्कत करेंगे आपको, लेकिन मैं याद करने के तरीके से लेके आई हूँ, याद करने पड़ेंगे। अगर आप बात करो, ये 11 होते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर डाल देती हूँ। 11।
ठीक है। ये क्या हो गया, आप पढ़ रहे हो क्या, प्लांट किंगडम हो गया। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में किसके बारे में पढ़ रहे हो आप, जंतुओं के बारे में, एनिमल के बारे में। तो इसमें इसके फाइलम देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नाम दिया हुआ है पोरीफेरा, ये नाम हिंदी में भी सेम ही होते हैं, है ना। अगर आप हिंदी में पोरीफेरा लिखोगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए जरूरी नहीं था कि आपके लिए ये हिंदी में लाए जाए, है ना, थोड़ा सेम ही होता है बिल्कुल। देखिए बात करते हैं पोरीफेरा, ये ऐसे होते हैं ये जीव, अगर इन जीवों की बात करें तो कैसे होते हैं, इनकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके की होती है, पानी में मिलते हैं ऐसे करके, मटके जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके ऊपर पोर्स मिलते हैं जिनसे पानी अंदर आता है और यहाँ वाले हिस्से से पानी बाहर चला जाता है। इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो पोरीफेरा, ये नाम, ये बस नाम याद करने के लिए मैं आपको करा रही हूँ, बाकी सारे एक एक करके आगे करा दूंगी। पोरीफेरा कौन होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स मिल जाएं, जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स मिले, जो पानी को अंदर लाने का काम करते हैं, पानी को बाहर ले जाने का काम करते हैं। तो पोरीफेरा कौन से हो गए, जिनकी बॉडी पर पोर्स हैं। उसके बाद आए आपके निडेरिया, लिखा हुआ सी से होता है, सी में साइलेंट होता है, होते हैं कौन से, निडेरिया। इनका काम क्या होता है, ये इनका ही थोड़ा सा डेवलप रूप होते हैं। कैसे, जैसे ये मान लो ये एक पोरीफेरा इसके ऊपर लगा हुआ है, या अलग ले लेती हूँ मैं, थोड़ा अलग हो जाएगा। ये देखिए ये एक पोरीफेरा है, इसके ऊपर कुछ ताज जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। ऐसी स्ट्रक्चर जहां देखने को मिल जाए आपके, समझ लीजिए निडेरिया हैं। इनकी एक खासियत होती है कि ये जो ऊपर जो मैंने आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स बता दी, इनमें होता है, इनमें मिलता है आपको निडोब्लास्ट। कांटे जैसा होता है ये कैसा होता है, ये जहरीला होता है। ये जीव क्या करते हैं, ये अपने निडोब्लास्ट से जहर बाहर फेंकते रहते हैं, है ना, तो ये जहरीले होते हैं। तो दूसरा रूप पोरीफेरा का ही कौन सा होता है, निडेरिया, याद करने के लिए है। पोरीफेरा जिसके अंदर पोर्स होंगे, निडेरिया जो पोरीफेरा का ही थोड़ा डेवलप रूप है, जिसके अंदर ताज जैसी स्ट्रक्चर मिल जाएंगी। दूसरे हैं आपके टीनोफोरा, इसमें भी ऐसे ही होता है, टी इसमें साइलेंट है। इसमें क्या काम होता है, इसमें टीनोफोरा होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बड़े शाइनी होते हैं, ये चमक पैदा करते हैं। जुगनू होता है ना, जुगनू इसके अंदर नहीं आता, लेकिन ये देखने में कैसे लगते हैं, अपने आप अपनी चमक पैदा करते हैं। इसका ही थोड़ा सा डेवलप रूप होते हैं टीनोफोरा, है ना। बस खासियत क्या होती है, अलग क्यों रख दिया गया इनको, क्योंकि क्या करते हैं, ये शाइन पैदा करते हैं, लाइट इमिटिंग होते हैं, है ना। उसके बाद अगले आप देखोगे, पहले कौन से हो गए, जिनके अंदर पोर्स हो गए। दूसरे जिनके अंदर निडोब्लास्ट हो गया। तीसरे कौन से हो गए, जो शाइन पैदा करने वाले हो गए, कौन से, टीनोफोरा। उसके बाद आप अगली बात करोगे, प्लेटी हेलमंथीज। प्लेट शब्द उठा लो, यहाँ से प्लेट शब्द उठा लो। प्लेट, अगर आप कोई प्लेट देखो तो कैसी होगी, चपटी होगी, और जो चीज चपटी हो वो किस में आएगी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। वो जंतु जो देखने में चपटे होते हैं, हिंदी में बोला जाता है, जो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो फीता कृमि। फीता कैसा होता है, चपटा होता है। टेप, सेलो टेप की अगर बात करो कैसी होती है देखने में, चपटी होती है। तो जहां पे भी आप प्लेट या चपटे की बात करोगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आएगा वो, है ना। अगला देखिए, एसके हेलमिन्थीज, एसके हेलमिन्थीज, इसमें आप बात करोगे हाँ देखिए, एसके हेलमिन्थीज, इसमें एक शब्द उठा लीजिए आप, हेल। अगर ये आपकी बॉडी में चला गया तो आपका जीवन बना देगा हेल, यानी कि नर्क। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो आपका जीवन कैसा बना देगा, नर्क। तो जहां जो आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद आपको परेशानी दे, कौन सा होगा वो, एसके हेलमिन्थीज। नाम याद करने के लिए बस, एसके हेलमिन्थीज, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, पोरीफेरा हो गया आपका, निडेरिया हो गया आपका, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, प्लेट जैसा हो गया, एसके हेलमिन्थीज हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे एनिलिडा की। अब बात करो एनिलिडा की, तो एनिलिडा कौन सा होता है आपका, याद करिए इसको, एन्यूल। यहां से एक वर्ड उठा लीजिए, एन्यूल। एन्यूल का मतलब होता है रिंग, जिसमें छोटे छोटे रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स मिले। इससे आपको क्या याद आ रहा होगा, केंचुआ। देखो केंचुआ, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसी,
उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी जगह पे जब वो चलता है तो रिंग रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं देखने के लिए। तो जहाँ पे एन्यूल या छोटे छोटे रिंग्स दिखाई दें, है ना, ऐसे करके रिंग्स जहाँ देखने को मिले आपको, वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके एनिलिडा में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑर्थोपोडा। यहाँ से पोडा शब्द उठा लो। पोडा मतलब कि जिसके पैर हों, जिसकी बॉडी से पैर जुड़े हुए हों, वो किस में आते हैं, आपके ऑर्थोपोडा में। अगर ऑर्थोपोडा की मैं बात करूं तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा होता है। मोस्टली आप जितने भी आप इसमें जंतु जगत में जितने भी जीव पढ़ते हैं उसके 66% ये ले जाता है। सारे जंतु जगत के मोस्टली जीव जो आएंगे, जो सबसे ज्यादा जीव होते हैं, वो किस में मिलते हैं, वो आपको ऑर्थोपोडा में। तो आपके लिए अगर क्वेश्चन बन जाता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ बताइए, है ना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ बताइए, तो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका आर्थोपोडा। ठीक है, उसके बाद है आपका मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का, अब बोल के देखिए, मोलस्का बोलने में कितना सॉफ्ट वर्ड लग रहा है, लास्ट वाला लस्का उठा लीजिए, लस्का, मोलस्का, बोलने में कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो ऐसे जीव जो सॉफ्ट होते हैं, जो जिनको आप छुओ तो छूने में थोड़े गिलगिले लगते हैं, वो किस में आते हैं, वो आपके मोलस्का में आते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, स्नेल, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ऑक्टोपस, सारे किस में आएंगे, आपके मोलस्का में आएंगे। ऐसे जीव जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है ना, छूने पे गिलगिले लगते हैं, मुलायम होते हैं, वो किस में आते हैं, वो आपके मोलस्का में आते हैं। कितने आपने याद किए अब तक, जिसके अंदर पोर्स होंगे, पोरीफेरा, है ना, जिसके अंदर निडिल, निडोब्लास्ट, जिसके अंदर निडिल होंगे जो जहरीले होंगे, निडोब्लास्ट होंगे, किस में आएगा, निडेरिया में। अगला है जिसके अंदर टीनोफोरा, जिसके अंदर शाइन होगी, जो जुगनू जैसा अपने आप को लाइट को इमिट करेगा, वो किस में आएगा, टीनोफोरा में। जो प्लेट जैसे चपटे होंगे, सेलो टेप जैसे चपटे होंगे, वो किस में आएंगे, आपके प्लेटी हेलमिंथीज में। जो आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे, हेल बना देंगे, तो वो किस में आएंगे, एसके हेलमिंथीज में। ठीक है, आगे देखिए, एनिलिडा, एन्यूल, मैंने बताया ना, रिंग जैसे स्ट्रक्चर जिसमें देखने को मिले, किसमें, कैचुआ, कैचुआ, ये आ जाएगा इसमें। आगे अगर बात करें ऑर्थोपोडा, जिसके पैर उसके शरीर से, उसके वक्ष से लगे हुए हों, किस में आएंगे, ऑर्थोपोडा में। और दूसरी बात की थी मैंने, सबसे बड़ा संघ। अगर देखो, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो हो गया ऑर्थोपोडा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, तो वो होता है मोलस्का, है ना, इस चीज को याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। डर्मेटा, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, और इकाइनो का मतलब होता है कांटा, याद रख सकते हैं ऐसे। ऐसे जीव जारी जिनके शरीर को अगर छुआ जाए तो कैसा फील हो, कांटे जैसा जहां फील हो। इकाइनो, जिसकी बॉडी पर इकाइनो यानी कि कांटा मिले, इकाइनो डर्मेटा, डर्मिट्स, जिसकी स्किन पे कांटे जैसा फील हो छूने पे। एग्जाम्पल के लिए उठा लो स्टारफिश, जब आप स्टारफिश को देखोगे ना, उसकी बॉडी को अगर टच किया जाए, उसकी बॉडी सरफेस को, तो थोड़ी उस पे ऐसे कांटे कांटे जैसी स्ट्रक्चर छूने पे पता चलता है। तो वो किस में आता है, वो आता है आपका इकाइनोडर्मेटा में, है ना, जिसकी बॉडी पे कांटे जैसी संरचनाएं पता चलने छूने पे। उसके बाद आता है आपका हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमी कॉर्डेटा, और एक होता है आपका कॉर्डेटा। ये सिर्फ मैंने आपको नाम याद करवाए हैं, कैसे, जिनकी बॉडी पे पोर्स हो गए, कौन हो गए, पॉरीफेरा हो गए। ठीक है, जिनकी बॉडी पे निडल हो गए, ये जहरीली सुइयां हो गई, निडेरिया हो गए। टीनोफोरा, जो लाइट इमिट कर दे, टीनोफोरा। जो प्लेट जैसे हैं, चपटे हैं, प्लेटी हेलमिंथीज। जो हेल में ले जाएं, वो एसके हेलमिंथीज। ठीक है, जिनके अंदर एन्यूल रिंग्स दिखाई दें, वो हो गए आपके एनिलिडा। आगे देखिए, ऑर्थोपोडा, जिनके पैर हों, जो चलने वाले हों, जो सबसे ज्यादा हैं धरती पे, कौन है वो, ऑर्थोपोडा है। उसके बाद बात करें मोलस्का, जो बोलने में ही सॉफ्ट है, उसके अंदर जीवधारी भी सारे सॉफ्ट आने वाले हैं। तो मोलस्का, जिसमें सॉफ्ट वाले सारे जीव आ जाएं। अगला है आपका इकाइनोडर्मेटा, जिसकी डर्मेटिस कैसी हो, जिसकी डर्मेट पे, जिसकी स्किन पे क्या हो, छूने में कांटे पता चलें। अगला है हेमिकोर्डेटा। उसके बाद आता है आपका कॉर्डेटा, है ना, ये नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे।
देखिए, चलिए कौन कौन से पढ़े थे आपने? पहला पढ़ा था पॉरीफेरा, जिसकी बॉडी पे पोर्स हो। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लो, पॉरीफेरा के बारे में कैसे है। प्रीमिटिव फाइलम है, जंतु जगत का प्रीमिटिव सबसे पहला फाइलम है। आगे है इसमें नो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इसके अंदर आहार नाल नहीं होती, डाइजेशन इसकी बॉडी में आहार नाल के द्वारा नहीं होता। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मैंने अभी आपको बताया था, लैंगिक अलैंगिक दो तरीके का होता है, इसमें दोनों तरीके का मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें मुख्यतः समुद्री होते हैं। स्टार्टिंग वाले जितने भी आप देखोगे मेनली कैसे होते हैं, मेनली समुद्र में ही मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसके आप, जैसे साइकोन हो गया, स्पॉन्जिला होगा, यू स्पॉन्जिया हो गया। नाम थोड़े से हार्ड हैं। देखो यहाँ स्ट्रक्चर मैंने बात की थी ना कि बॉडी देखो, जैसे इसकी बॉडी है ऐसे बॉडी बनी हुई है, यहाँ जगह है। ठीक है, ये बॉडी बनी हुई है, इसके अंदर ऊपर इसके छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे, यहाँ देख लो आप, यहाँ देख लो, तो जिनके ऊपर पोर्स मिलेंगे पॉरीफेरा, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका दूसरा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटे का दूसरा नाम क्या था बताओगे आप मुझे? सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया। ठीक है, दूसरा नाम यहाँ पे ले लिया है सिलेंट्रेटा निडेरिया। निडेरिया जिनके ऊपर क्या, जिनके ऊपर निडेरिया मिले। निडेरिया देखिए अभी देखिए, समुद्री जल में पाए जाते हैं, बात की थी मैंने सभी में। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, मेड्यूसा और पॉल्पी वाला। ठीक है, पॉलिप वाला। मेड्यूसा, मेड्यूसा होते हैं जो चल सकते हैं, जो मोटाइल होते हैं, जैसे कि जेलीफिश हो गई। जो इसमें चलने वाले जीव आते हैं जो चल सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको मेड्यूसा कहा जाता है। ये टर्म है, यूज होती हैं, एग्जाम में भी आती हैं। ठीक है, जो चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, वो आते हैं आपके पॉलिप में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश है चल फिर सकती है, किसमें आ गई? मेड्यूसा में। हाइड्रा है चल फिर नहीं सकता, किसमें आ गया? पॉलिप में। ठीक है, और उसके बाद टेंटिकल्स होते हैं, मैंने बताया ना इनके ऊपर जो होता है, इनके ऊपर ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंटिकल्स, जिनको बोलते हैं निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट कैसी होती है? जहरीली होती है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये दिखाई दे रही है ना, ये सभी के अंदर है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है सभी के अंदर। तो ये किस में आएंगे? ये आएंगे आपके टीनोफोरा में। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा है आपका? ये कौन सा था आपका? निडेरिया था। निडेरिया नहीं था, ये था, हाँ निडेरिया था। ठीक है, ये आ गया आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या होता है? मरीन वाटर में मिलेंगे, सी वॉलनट कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे देख लो इनकी स्ट्रक्चर, देखो देखने में तो पहले कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, बोला था ना मैंने लाइट इमिट करते हैं, लाइट इमिट करने वाले ही तो हैं ये टीनोफोरा। देखने में देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी स्ट्रक्चर देखो, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो अखरोट जैसी होती है, वॉलनट जैसी होती है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सी वॉलनट बोला जाता है। ठीक है, कॉम्ब जेली भी कहते हैं। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर, अगर इनकी बॉडी सरफेस को देखोगे तो उस पे ऐसे बाल बाल से दिखाई देंगे। बाल बाल जो दिखाई देंगे वो कैसे होंगे? वो कॉम्ब के जैसे होंगे, जिससे कंगे में नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स होती है ना, ऐसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से इनको क्या बोला जाता है? कॉम्ब जेली बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो टिश्यू जो है, सबसे पहले जब हमने बात की थी कि टिश्यू कहाँ से बनते हैं, जब सेल्स एक बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं। तो अगर बात करें कि प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में सबसे पहले टिश्यू बनने कहाँ स्टार्ट हुए थे? तो टीनोफोरा में सबसे पहले टिश्यू बनने स्टार्ट हुए थे। इसमें रेस्पिरेशन की और एक्सक्रेशन की बात करें तो कहाँ होता है? बॉडी के सरफेस से, अपनी बॉडी की सतह से ही ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, एक्सक्रेशन उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसके, टीनोप्लाना, जेलीफिश, ये इसी के एग्जाम्पल्स में आती हैं। चलो आगे, आगे हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या बताया था? प्लेटीहेल्मिन्थीज जो चपटे होते हैं, कैसे? प्लेट के जैसे, ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखो, चपटे कृमि, फ्लैट वर्म जिनको बोला जाता है। पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि दूसरों से अपना परजीवी होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं। उभयलिंगी, हिंदी में जिसको उभयलिंगी बोल दिया जाता है, मतलब कि मेल और फीमेल एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसमें, लीवर फ्लूक। जो लीवर फ्लूक होता है वो डिसीज करता है किसमें? फिशेज में, मछलियों में बीमारी पैदा करने वाला प्लेटीहेल्मिन्थीज कौन सा है? कौन सा है? लीवर फ्लूक। उसके बाद बात करें प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपकी बॉडी में मिलेगा जो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, टीनिया, टीनिया क्या करता है? ये डैमेज करता है किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, कौन? लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टीनिया।
ठीक है, फोटो देखो, इसका फोटो देखो, देखने में बढ़िया लग रहे हैं एकदम। आगे चलो, आगे हैं आपके निमेटोडा। निमेटोडा या एस्के हेलमिंथीज, दोनों नाम ले लिए, हिंदी में निमेटोडा, इंग्लिश में एस्के हेलमिंथीज। ठीक है, मैंने बोला था ना हेल वाले गोल होते हैं। देखो स्ट्रक्चर कैसी होती है इनकी, ऐसी होती है। ये मैंने मान लिया एक एस्के हेलमिंथीज है। जब मैंने इसकी बॉडी को काटा तो काटने पे कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा सा दिखाई देगा ना, ये वाली बॉडी, ये अंदर वाला पार्ट इसका दिखाई देगा ना, तो इसलिए इनको बोला जाता है राउंड वॉर्म, है ना। ऐसे करके इनकी स्ट्रक्चर ऐसे वाली नहीं होती कि बोल दिया कि राउंड है इसलिए राउंड वॉल। स्ट्रक्चर होती है कि लंबे तो होते हैं, लेकिन जब इसको बीच में से काटा जाए तो कैसे दिखाई देते हैं, राउंड दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म। ठीक है, इनके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूर्ण आहार नाल होती है, मतलब कि पूरा डाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये नई टर्म आई है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखो देखिए, जब कोई सेल बननी स्टार्ट होती है, जब हमने बात की थी जाइगोट की, युग्मनज, कब जब किसी बॉडी में कोई सेल या युग्मनज बनना स्टार्ट होता है तो वो 3 लेयर में स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 3 लेयर हो गई इसकी। तो जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होगी इसको आप बोलोगे एक्टोडर्म, उसके अंदर वाली जो लेयर होगी वो होगी मीजोडर्म, और उसके सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसको बोलोगे आप एंडोडर्म। तो मतलब इसके अंदर ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों तरह की। जो इसकी पहली सेल बनती है उसमें तीनों तरह की लेयर मिलती हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म भी मिलेगी, मेसोडर्म भी मिलेगी, एंडोडर्म भी मिलेगी। ठीक है, बस इतनी बात होती है इसमें। एग्जाम्पल आप देख लो, एस्केरिस। जो एस्केरिस होता है वो आपकी बॉडी में हो जाती है ना, कभी कभी हिंदी में कह देते हैं खुजली, जो खाज, इसको करने का काम किसका होता है, ये एस्केरिस आपकी बॉडी में कर सकता है। वाउचेरिया, वाउचेरिया जिसको बोलो एलिफेंटिसिस, देखा होगा किसी किसी व्यक्ति का पैर बहुत जाता है, सूज जाता है, क्या हो जाता है उसमें लिम्फ भर जाता है। ये किसकी वजह से होता है, वाउचेरिया की वजह से होता है। ये बॉडी के अंदर चला जाता है, बॉडी के किसी एक पार्ट के अंदर लिम्फ की मात्रा बहुत ज्यादा कर देता है। बॉडी मतलब देखने में ऐसा लगता है सूज गया हो, बहुत ज्यादा हाथी जैसा हो जाता है, बहुत बड़ा, तो उसको बोला जाता है हाथी पांव एलिफेंटिसिस, ये बीमारी करता है। और इसमें देखिए हुकवॉर्म आता है, पिनवॉर्म भी इसी में ही आता है। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से, एसके हेलमिंथीज। अब देखो मैंने बोला था ना कि आपकी जिंदगी नर्क जैसी बना देंगे, अगर इन दोनों में से एक भी काम कर दिया तो जिंदगी कैसी कर दी, नर्क जैसी कर दी, हेल। ठीक है, आगे देखिए, एनिलिडा, क्या बताया था याद करने का तरीका, एन्यूल, स्मॉल रिंग्स, बॉडी सेगमेंटेड होती है, मतलब कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रिंग्स एक साथ देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इनकी अगर जर्म लेयर की बात करूं तो ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, अभी बताया था ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिसमें एंडोडर्म भी हो, मेसोडर्म भी हो और एक्सोडर्म भी हो। ठीक है, एग्जांपल देख लो इसके, नेरिस हो गया, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, लीच जो जोंक होती है जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसका फूड क्या होता है, सैंगिवोरस, ये क्या करती है, ये खून, इसका जो खाना होता है वो ब्लड ही होता है बस। अगर इसके फूड की बात करें लीच की, तो ब्लड ही होता है। तो वाला स्थल एब्डोमेन, पेट वाला स्थल, है ना। कैसे, हेड जो इसका सिर वाला जगह हो गई, थोरैक्स जो इसके आगे की साइड का, जो हम बोलते हैं ना हमारा वक्षस्थल, हमारा थोरैक्स, थोरैक्स आगे की साइड का, और एक होता है एब्डोमेन जो पेट वाला हिस्सा होता है, एब्डोमेन में बटा होता है। एग्जाम्पल, इसमें मॉस्किटो आ जाते हैं, इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स जितने भी होंगे सारे इसी में आ जाएंगे, कॉकरोच आपका इसी में आएगा, आपका बटरफ्लाई इसी में आएगा। ठीक है, ये हो गए, आप सॉफ्ट होते हैं, है ना। और एग्जाम्पल याद रखना, कौन आता है इसमें, इसमें आपका ऑक्टोपस आता है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, जमीन पे भी मिल सकते हैं और पानी पे भी मिल सकते हैं। बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है। अगर अनसेगमेंटेड का मतलब, यहाँ क्या थी, सेगमेंटेड थी, यहाँ बटी हुई थी, यहाँ बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखोगे, पायला घेंगा की बात करें, पर्ल ऑयस्टर हो गया, सीपिया हो गया, जहाँ आपको, जिससे आपको मोती मिलता है, मोती बोलते हैं ना, बड़ा शाइनी मोती होता है। ऑक्टोपस हो गया, डेविल फिश, बताएगा मतलब पता है किसी को कि डेविल फिश इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ऑक्टोपस देखा हो किसी ने तो देखने में बड़ा खतरनाक सा होता है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, डेविल फिश बोल दिया जाता है। आगे देखिए, ये आ गए आपके इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा,
इकाइनो मैंने बात की थी जहाँ कांटे हों, डर्मेटा जिसकी डर्मिस पे, जिसकी स्किन पे, वो किस में आएंगे, आपके इकाइनोडर्मेटा में आएंगे। अगर इनकी बॉडी की बात करें, इनके अंदर एंडोस्केलेटन की बात करें, तो इनकी बॉडी कैसी बनी हुई होती है, कैल्शियम से बनी हुई होती है। इनकी एंडोस्केलेटन जो अंतः कंकाल तंत्र होता है वो कैसा होता है, कैल्शियम से बना हुआ होता है। समुद्री जीव होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बताया था, जिसमें एंडोडर्म भी हो, जिसमें मेसोडर्म भी हो, जिसमें एक्टोडर्म भी हो, तीनों हो। सेक्सुअल ऑर्गन सेपरेट होते हैं, मेल के सेक्स ऑर्गन मेल में होंगे, फीमेल के सेक्स ऑर्गन फीमेल में होंगे। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे स्टार फिश हो गया, बेटल स्टार हो गया, सी अर्चिन हो गया, सी कुकुम्बर हो गया। ये कुकुम्बर नहीं होता, इसकी शेप होती है कुकुम्बर जैसी, इसलिए इसको सी कुकुम्बर बोला जाता है। सी लिलीज हो गई, ठीक है। ये सारे इसमें ही आते हैं, किसमें आते हैं, आपके इकाइनोडर्मेटा में। आगे चलेंगे, आगे आ गए आपके हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं तो समुद्री जीव होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, मतलब कि कृमि जैसे दिखाई देते हैं। ये जो है ये लेजी एनिमल कहे जाते हैं। लेजी एनिमल क्यों, अगर जब इनको देखा, मतलब जहाँ ये मिलते हैं तो ये जमीन में गड़े हुए मिलते हैं, इसलिए इनको लेजी बोला जाता है। और देखो लेजी क्यों है, क्योंकि ये मिट्टी को खा लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको लेजी एनिमल्स बोला जाता है। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स से होता है, रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, इनमें गिल्स उपस्थित होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है वो बाहर होता है। बाहर कैसे होता है कि जो मेल है वो अपने स्पर्म लेके आता है, फीमेल का जो ओवा होता है वो क्या करता है, ये जो मेल के स्पर्म में फीमेल के ओवा जो अंडे देती है ये बाहर आ जाते हैं, ये इसके स्पर्म बाहर आ जाते हैं, बाहर आके दोनों मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो ये वाला प्रोसेस किस में होता है, हेमिकॉर्डेटा में। मतलब कहने का मतलब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर मिलेगा आपको, हेमिकॉर्डेटा के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल देख लो आप इसके, बेलेनोग्लोसिस, सैकोग्लोसिस, ये किसके अंदर आते हैं, ये आपके हेमिकॉर्डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा में कौन आएंगे, नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु, जिसके अंदर मैंने बोला था आपकी रीढ़ की हड्डी उपस्थित हो। अब देखो एक चीज समझनी चाहिए, इससे पहले मैंने आपको जितने भी पढ़ाए थे उसमें किसी में रीढ़ की हड्डी थी, नहीं थी। कहने का मतलब जो चीज नहीं होती वो ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। रीढ़ की हड्डी किस में है, बस कॉर्डेटा में। उसके बाद के जितने भी किसी का भी ऑप्शन आपको दे दे, आप क्या कह दोगे, उसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, तो उनको कॉर्डेटा भी नहीं कहा जाता, ठीक है। पृष्ठ रज्जु जिसमें उपस्थित ना हो। उसके बाद बात करें वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, वही रीढ़ की हड्डी जिसमें उपस्थित हो, वो कौन आएंगे, कॉर्डेटा में। जो इनकी नोटोकॉर्ड होती है ना, ये किस में चेंज हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में। वर्टिब्रल कॉलम जो मेरुदंड है वो रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। इसमें और क्या आता है, इसमें आता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, मतलब कि एंडोडर्म भी होगी, एक्सोडर्म भी होगी, और कौन सी होगी आपकी लास्ट वाली, एंडोडर्म हो गई, एक्सोडर्म हो गई और मेसोडर्म हो गई, तीनों हो गई, ठीक है। इनके अगर हार्ट की बात करें तो इनका हार्ट कैसा होता है, वेंट्रिकल साइड पे होता है। 2 चैम्बर का भी हो सकता है, 3 चैम्बर का भी हो सकता है, 4 चैम्बर का भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या होता है कॉर्डेटा, जब हम आपने कॉर्डेटा को पढ़ लिया तो कॉर्डेटा में ही आपके आते हैं, कॉर्डेटा के आगे जाके पार्ट्स बन जाते हैं। तो कॉर्डेटा में आपको कौन कौन पढ़ने पड़ते हैं, इसमें आप फिशीज के बारे में पढ़ोगे, यानी कि मछलियों के बारे में पढ़ोगे, एम्फीबियन के बारे में पढ़ोगे, आप रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, एव्स के बारे में पढ़ोगे, एवीज के बारे में, मैमल्स के बारे में पढ़ोगे। ये सारे क्या होते हैं, कॉर्डेटा। मैंने पीछे जो डायग्राम दिखाया था उसमें दिखाए थे ना, किस किस में रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, बैकबोन किस किस में होती है। तो देखिए सबसे पहले मत्स्य वर्ग, अगर मछलियों वाले वर्ग को देखें तो इसमें सारी ट्रू फिश आती हैं। आपने पीछे नाम सुना था जेली फिश, स्टार फिश, वो सारी आपकी ट्रू फिश नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो कॉर्डेटा के अंदर नहीं थी। जो कॉर्डेटा के अंदर जितनी फिशेज हैं वो सारी कैसी हैं, ट्रू फिश हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है इनको, समतापी होते हैं, मतलब जैसा एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं। तो वो ये किस में आते हैं, मत्स्य वर्ग में आते हैं। इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए इनके अंदर क्या मिलते हैं, गिल्स मिलते हैं। कंकाल जो उपास्थल होता है वो कार्टिलेज होता है। देखा होगा फिश को, आपने देखा होगा कितनी सॉफ्ट होती है, देखने से लगता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हड्डियां उपस्थित होती हैं, देखने से लगता है। तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसका कंकाल कैसा होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो बहुत मुलायम अंग होता है ना।
एग्जाम्पल में देख लो, जैसे डॉग फिश हो गई, सी हॉर्स हो गया जिसको आप अपनी भाषा में हिप्पोकैम्पस बोलते हो, मॉस्क्यूटो, इसी में मॉस्क्यूटो फिश है जो है। मॉस्क्यूटो फिश क्या काम करती है, ये मतलब थोड़ा डंक मारने वाला काम करती है, इसलिए इसको मॉस्क्यूटो फिश कह देते हैं। टॉर्पीडो इसी में आ गए, शार्क इसी में आ गए। एक फिश होती है बेटा, बेटा फिश, फाइटिंग फिश। ये फिश देखने में ऐसी लगती है जैसे फाइट कर रही हो, तो इसलिए उसको बोला जाता है बेटा, फाइटिंग फिश। ठीक है, ये आ गए आपके कौन से में, मत्स्य वर्ग में। उसके बाद चलते हैं उभयचर एम्फीबियन। एम्फीबियन में कौन आएगा, जो जल पे और स्थल पे दोनों पे रहते होंगे। श्वसन की बात करें तो गिल्स से भी करते हैं, लंग्स से भी करते हैं, स्किन से भी करते हैं। ठीक है, इनमें गिल्स भी पाए जाते हैं, कुछ में लंग्स पाए जाते हैं, कुछ में स्किन, स्किन से श्वसन होता है। हृदय की बात करें तो हृदय 3 चैम्बर्ड होता है, 3 हिस्सों में इनका दिल जो है वो बटा हुआ होता है। शरीर की बात करें तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, समतापी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टेडपोल हो गया, फ्रॉग हो गया, हाइला हो गया, सेलेमेंडर हो गया। देखिए एक चीज होती है, जो जो टेडपोल होता है, जो टेडपोल, जो मेंढक का बच्चा, छोटा रूप मान लो, जो छोटा होता है, जब मेंढक छोटा होता है तो वो रेस्पिरेशन करता है किससे, अपने गिल्स, अपने लंग से, अपने लंग से वो रेस्पिरेशन करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, जब वो फ्रॉग बन जाता है, वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आ गए आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाले। क्रीप एंड क्रॉल यानी कि रेंगने वाले जीवधारी किस में आएंगे, आपके रेप्टाइल्स में आएंगे। स्थलीय प्राणी है, स्थल पे रहने वाले हैं। हृदय कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। इसमें एक अपवाद है बस, मगरमच्छ। मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, ये होता है 4 चैम्बर्ड। इसका हार्ट जो होता है 4 हिस्सों में विभाजित होता है। अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल देखोगे तो टर्टल हो गया, स्नेक्स हो गया, जिसमें किंग कोबरा आता है आपका, एलिगेटर्स हो गए जो घड़ियाल बोले जाते हैं, क्रोकोटाइल इसी में आ गए, डेक्रोन जो फ्लाइंग लिजार्ड होती हैं, वो सारी इसी में आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे पक्षी वर्ग में। पक्षी वर्ग में इसका लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण है पंखों की उपस्थिति। क्यों, पंख इनमें उपस्थित होते हैं जो इनको उड़ने में सहायता देते हैं। उसके बाद इनके अंदर चोंच पाई जाती है ना, सारे पक्षियों में चोंच देखने के लिए मोस्टली मिलेगी। अस्थियां इनकी खोखली होती हैं, जो अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं। जो क्यों खोखली क्यों होती हैं, क्योंकि इनका शरीर हल्का हो, उड़ने में इनको सहायता दे। ठीक है, हृदय कैसा होता है इनका, 4 चैम्बर्ड, 4 हिस्सों में होता है। समतापी की बात करें, मतलब समतापी होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं, समतापी को बोलते हैं होम्योथर्मस। उसके बाद रेस्पिरेशन लंग्स से करते हैं, एक्सक्रेशन किडनी से करते हैं। एग्जाम्पल की बात आप करोगे, ऑस्ट्रिच इसी में आएगा, क्रो कोवा इसी में आएगा, पिजन या कोलंबा जिसको कबूतर बोला जाता है वो इसी में आएगा, पैरट, पिकॉक, पिजन सारे इसी में आएंगे, पेंगुइन। ठीक है, उसके बाद आ गए आपके मैमल्स, जिसमें मनुष्य भी आता है। इसमें होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स। स्तनधारी इनको क्यों बोला जाता है, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो दूध बनाने वाली ग्रंथि होती हैं, प्रत्येक स्तनधारी में मिलेंगी। त्वचा के ऊपर रोम होते हैं, बाह्य कर्ण पल्लव ईयर पिन्ना होते हैं। ईयर पिन्ना जो आपका कान का जो बाहरी वाला हिस्सा है जो दिखाई देता है, ये होते हैं किसमें, मैमल्स में। हृदय की बात करें, हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, और बच्चों को जन्म देते हैं, सारे मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। इसी में ही जब हम मैमल्स को पढ़ते हैं ना, तो इनकी सब क्लासेस बांट लेते हैं कि कौन कौन से मैमल्स किस किस टाइप के होते हैं। तो इसमें देख लो, जैसे एक होते हैं प्रोटोथेरिया, जो होते हैं अंडे देने वाले। तो अंडे देने वाले अगर आपसे पूछ लेता है कौन होते हैं, तो अंडे देने वाले प्रोटोथेरिया होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, इकाइडना हो गया, प्लेटिपस हो गया। उसके बाद होते हैं मेटाथीरा। मेटाथेरिया क्या करते हैं, ये पाउच्ड मैमल्स होते हैं। पाउच्ड मैमल्स जिनकी बॉडी पे एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं। कंगारू देखा होगा ना, कंगारू के आगे एक पाउच जैसा लगा होता है, उसमें उसका बच्चा होता है। तो ये किस में आता है, ये आता है आपका मेटाथेरिया में। उसके बाद बात करते हैं यूथेरिया की। ये क्या होते हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। ये वाली मेम्ब्रेन जो गर्भनाल बोलते हैं, वो सारे यूथेरिया वाले आते हैं, जिसमें हम भी आते हैं, है ना। माता के गर्भ से जो शिशु जिस नली द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिस नाल द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जिसमें मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, यूथेरिया। अब देखिए इसमें जैसे ह्यूमंस आ गए, ह्यूमंस के अंदर होती है ना, काऊ आ गई, गॉट आ गए, हॉर्स आ गए, टाइगर आ गया, लायन इसी में आ गया, डॉल्फिन आ गई। डॉल्फिन देखो, डॉल्फिन अगर यहाँ आ गई तो डॉल्फिन, इसका मतलब क्या है, डॉल्फिन ट्रू फिश है या ट्रू फिश नहीं है, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, व्हेल देख लो, इसमें ही आ गई, मंकी इसी में ही आ गया, चमगादड़,
बोला जाता है कि सबसे छोटा अगर स्तनधारी है तो कौन है, वो चमगादड़ है। फॉक्स इसमें ही आ गई और कैट इसी में आ गई। ठीक है, यहाँ तक थी आपकी क्लास। ये चैप्टर हमने पूरा एक बार में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। किसी के डाउट हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आगे की क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।